हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में आगे क्यों बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का चौथा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करवाने वाले हैं। और अगर आपको इस पाठ का व्याख्या और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इन सभी हिंदी गोधूली भाग 2 के सभी पाठों की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए नाखून क्यों बढ़ते हैं का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं। आपको करना क्या, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना, मेरी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। हम आपको इस वीडियो में ही कोशिश करेंगे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस याद करवा दें। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास। अगर आप मेरी शुरू से इन वीडियोज़ में बने हुए तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। पाठ के साथ वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वह क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन होता है पाठ के आसपास जो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। तो पाठ के आसपास और पाठ के साथ दोनों टाइप का हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ के साथ वाले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। पाठ के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था। तो यह जो प्रश्न था नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रश्न है। तो यह जो प्रश्न है ये लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था, तो यह कैसे उपस्थित हुआ था, इन सभी बातों को मैंने पाठ में अच्छे से पढ़ा रखा है। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या को वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप व्याख्या को देख लीजिएगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे जब उपस्थित हुआ था जब उसकी जो छोटी पुत्री थी उन्होंने ही उपस्थित किया था। मतलब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनकी छोटी पुत्री ने उनसे एक बार पूछ दिया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे लेखक की छोटी पुत्री ने उपस्थित किया था, अर्थात लेखक की छोटी पुत्री ने पूछा था। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। जो बढ़ते नाखून हैं वे बढ़ते नाखून जो प्रकृति है वह मनुष्य को क्या याद दिलाती रहती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाता है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पूर्व नख दंत अवलंबी था, पशुत्व भाव को प्राप्त किए था, नखों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था, नख कट जाने पर इसको डांट पड़ता होगा इत्यादि। बढ़ते नाखून जो है यह जो प्रकृति है मनुष्य को एक बात याद दिलाती है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा जो प्रकृति है मनुष्य को याद दिलाता है कि बहुत लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का जो नाक था वही तो दंत अवलंबी था, पशुत्व भाव को प्राप्त किए था। और पुराने समय में जो प्राचीन मानव होते थे उनके जो अस्त्र शस्त्र होते थे वे नाखून ही होते थे, और वे नाखून के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को मतलब अपने विरोधी पार्टी को पछाड़ता था, अर्थात हराते थे लड़ाई में। और नख कट जाने पर ऐसा सोच रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि नख इस प्रकार जैसे अभी के टाइम में नाखून नहीं काटा जाता है, बढ़े हुए नाखून को देखकर हमारे माता पिता हम लोगों को डांटते हैं कि नाखून को काट लो। लेकिन पुराने समय में जब नाखून कोई काट लेता होता होगा तब उसको डांटा जाता होगा कि तुमने नाखून क्यों काट लिया, क्योंकि यह उस समय उनके अस्त्र शस्त्र का काम करता था। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। जो नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखा जाता है वह लेखक के द्वारा कहाँ तक संगत है कि हाँ नाखूनों का अस्त्र के रूप में कहाँ तक प्रयोग किया जा सकता है। तो नाखून ही मानव के अस्त्र से आज से लाख वर्ष पूर्व जो जंगल में रहता था अपने पैने नुकीले नख से अन्य जीवों को आहट कर पेट भरता था, अपने नाखून के प्रहार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है। तो जैसा कि इसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो लेखक थे उन्होंने नाखूनों को अस्त्र के रूप में इसलिए दिखाया है क्योंकि जो प्राचीन मानव होते थे वे हजारों वर्ष पूर्व लाखों वर्ष पूर्व जंगल में रहा करते थे और अपने पैने नुकीले नख से अर्थात अपने पैने नुकीले नाखून से किसी भी जीव को आहट करके अर्थात मार करके उसको चीड़ फाड़ करके अपना पेट भरते थे, और अपने नाखून के प्रहार से वे अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते थे, अपने विरोधी को हराते थे। इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना जहाँ तक संगत नहीं बिल्कुल ही युक्ति संगत है।
मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। आपको इन क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझना है, रटना नहीं। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझ जाइएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी एग्जाम में कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आइएगा। तो आप सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनते ही चलिए, आपको सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में ही समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन यह है कि जो मनुष्य होते हैं वे बार बार नाखूनों को क्यों काट लेते हैं? तो नाखून जो होता है वह मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। जिस समय मनुष्य पशु की भांति, अर्थात पुराने समय पता आपको हम लोगों बंदर की भांति थे, अर्थात पशु की भांति थे। तो जिस समय जो मनुष्य था वह पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, आज मनुष्य उस पाशविक वृत्ति को छोड़ चुका है। मानवीय गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है। इसलिए मनुष्य नाखून को अपना हथियार नहीं बनाना चाहता है। नाखून बढ़ते हैं, इसका बढ़ना मनुष्य की सहजात वृत्ति है और वह बढ़ता रहेगा। वह 4 बार बढ़ेगा, 4 नहीं या बार बार होना चाहिए था, वह बार बार बढ़ेगा। लेकिन मानव पशुता की ओर अधोगामिनी वृत्ति नहीं अपनाएगा, उसे बार बार काटता रहेगा और काटता ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के जरिए लेखक बताते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वे बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो पुराने समय में जब हम लोग पशु की भांति थे तो हम लोगों का जो अस्त्र शस्त्र था वह नाखून ही था। और जब हम लोगों ने पशुता को त्याग दिया, अर्थात पशु के रूप को छोड़कर हम लोग मनुष्य गुण को अपनाकर मनुष्यता में प्रवेश कर चुके हैं, तो लेखक का कहना है कि अब हम लोगों का हथियार नाखून नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपना हथियार किसी अन्य चीज़ को बना लेना चाहिए और नाखूनों को काट देना चाहिए, क्योंकि नाखून पशुता का प्रतीक है। लेकिन नाखून बढ़ते हैं तो इसका बढ़ना मनुष्य के शरीर की एक सहजात वृत्ति है, ये बार बार बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसको बार बार काटना ही हम लोगों की मनुष्यता का प्रतीक है। वह बार बार बढ़ेगा, लेकिन मानव पशुता की अधोगामी वृत्ति नहीं अपनाएगा, उसे बार बार काटता रहेगा और काटता ही रहेगा। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इसके संबंध में क्या बताया था? जो सुकुमार विनोद थे उन्होंने नाखूनों का उपयोग लाना, मतलब नाखूनों को अपने उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। तो उसको उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया था और लेखक ने इस संबंध के बारे में क्या बताया? तो पहले के जो नाखून होते थे, हमने आपको बताया कि नाखूनों को काट दिया जाता था, अर्थात काट के फेंक दिया जाता था। लेकिन कुछ मनुष्य थे उसको अपने उपयोग में लाते थे। तो उसको उपयोग में किस तरह लाते थे, इस क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्यों ने नाखूनों को खूब सजाकर, संवार कर, उससे विविध प्रकार देकर, काट छांट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोदों के नाम में आता था। वात्सायन कामसूत्र के आधार पर लेखक ने उस कला को मनोरंजक बताया है। लेखक ने उस संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखूनों को मोम से चीकना करते थे, आलता से रगड़ते थे। गोड़ देश से लंबे और दक्षिण देश के लोग छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति अधोगामिनी है, फिर भी भारतवर्ष उसे उचित मानता है। तो आज से जो 2000 वर्ष पूर्व था, उस प्रकार जो मनुष्य थे उन्होंने नाखूनों को अपने उपयोग में लाना शुरू किया था। तो कैसे शुरू किया था, एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। जो पुराने समय के प्राचीन मानव थे वे अपने नाखूनों को सजा संवार कर, अपना उससे अलग अलग प्रकार का छांट कर, अलग अलग प्रकार की आकृति देकर उसको काटते थे और उसको आकर्षक बनाते थे। इसी को सुकुमार विनोद के काम में कहा जाता है। और एक वात्सायन कामसूत्र है जो वात्सायन की रचना है। तो वात्सायन की रचना कामसूत्र के आधार पर ही लेखक ने उस कला को बिल्कुल ही मनोरंजक बताया। लेखक ने इस संबंध में यह भी कहा कि जो लोग होते थे वे नाखूनों को मोम से तो चीकना करते थे, जिसको सिकथक कहा जाता है। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको पढ़ा था कि सिकथक अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है, और अलता का क्या अर्थ होता है, आलता होता है। तो वे अपने नाखूनों को मोम से चिकना करते थे और आलता से रगड़ते थे। और एक क्वेश्चन इस लाइन में 101% हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो प्राचीन मानव में लोग होते थे जो बड़े नख को पसंद करते थे, अर्थात लंबे नाखूनों को पसंद करते थे, वे गोड़ देश के लोग थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश के लोग छोटे नाखूनों को पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखूनों को पसंद करते थे और गोड़ देश के लोग बड़े नाखूनों को, अर्थात लंबे नख को पसंद करते थे। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? तो इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि नाखूनों का बढ़ना तो एक सहजात वृत्तियां हैं। तो यह सहजात वृत्तियां कैसे है और इसका अभिप्राय क्या है, इस बात के द्वारा हम लोग क्या स्पष्ट कर सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में कुछ सहजात वृत्तियां होती रहती है, जैसे नाखूनों का बढ़ना, केस का बढ़ना आदि। उसी प्रकार नाखूनों का भी बढ़ना है।
उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ। सहजात वृत्तियाँ का मतलब है कि अनजान स्मृतियाँ, जैसे कि आपके केस हमें बार बार बढ़ जाते हैं, आपके जो नाखून है वे बार बार बढ़ जाते हैं। ये मनुष्य की शरीर की कुछ सहजात वृत्तियाँ होती हैं, और उन्हें बार बार काटना भी तो मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ ही हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नाखूनों को बढ़ना पशुत्व का प्रमाण है, अर्थात हमारे नाखून बार बार बढ़ जाते हैं, अर्थात वे हमारी पशुता का प्रतीक हम लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग पहले पशु थे। और उसका काटना मानवत्व का प्रमाण है, अर्थात आज हम लोग मानव बन गए हैं इसलिए उसको काट रहे हैं। वह बढ़ता रहेगा, लेकिन हम उसे काट कर पशुत्व का त्याग और मनुष्यता को ग्रहण करते रहें, क्योंकि पशु बनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो सहजात वृत्तियाँ से आप समझ गए कि सहजात वृत्तियाँ उसे कहा जाता है। हमारे शरीर में ऐसी दो सहजात वृत्तियाँ, पहला है नाखूनों का बढ़ना और दूसरा केस का बढ़ना। तो नाखून का बढ़ना हमारी पशुता का प्रतीक है और नाखून का काटना हमारी मानवता का प्रतीक है। तो नाखून बार बार बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोग उसे बार बार काट कर अपने मनुष्यता को ग्रहण करते रहेंगे, क्योंकि पशु बनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर स्पष्ट करें। तो लेखक जो है वे किस मनुष्य से और किस मनुष्य जो होते हैं वे किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर, इस बात को स्पष्ट कहा जाता है। तो लेखक पूछता है, मानव मेरी बेटी निर्बोध बालिका ने मनुष्य जाति से ही पूछ दिया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। मनुष्य का अस्त्र शस्त्र बढ़ना क्या पशुता की ओर नहीं ले जा रहा है? क्या मनुष्य अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है? जवाब मिलेगा नहीं। फिर मनुष्य का मानव तो बढ़ना ही तो नहीं है। अर्थात आज का मनुष्य अस्त्र शस्त्र को बढ़ाकर पशु की ओर ही अधोगामिनी वृत्ति को प्राप्त कर रहा है। तो लेखक इस क्वेश्चन के जरिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो लेखक की बेटी थी, उन्होंने तो उनसे क्वेश्चन किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उस निर्बोध बालिका ने जानो मनुष्य जाति से ही पूछ लिया कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर मनुष्यता की ओर। तो मनुष्य का अस्त्र शस्त्र बढ़ना पशुता की ओर नहीं ले जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है। जवाब मिलेगा नहीं। फिर मनुष्य का जो मानवत्व है वह तो बढ़ना ही नहीं है। जो आज अर्थात आज के मानव में आपको पता होगा ऐसे ऐसे एटम बम, ऐसे ऐसे बंदूक तोप गोलियां तैयार कर रहे हैं। तो हमारे नाखून जो थे वे हमारे अस्त्र शस्त्र थे, तो उसे काट कर हम लोग पशुता का त्याग कर मानवता को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन जो इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हम लोग बना रहे हैं, ये तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पशु की ओर ही आधोगामिनी वृत्ति को प्राप्त कर रहा है। अर्थात इन सभी चीज़ों से हम लोग पशुता की ओर ही बढ़ रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है? आज लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस अर्थात स्वाधीनता दिवस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है। लेखक का निष्कर्ष है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ अनअधीनता अर्थात अधीनता का अभाव होता है, लेकिन हम भारतीयों को उसके सहज भाव में स्वाधीनता का नाम दे दिया। यह हमारी विशेषता है कि हम अन को स्व में बदल डाला, जबकि स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी शब्द सेल्फ इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो आज़ादी जब हमारे देश की हुई थी, तो हमारे आज़ादी देश के बाद इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस। तो देश की आज़ादी के लिए जो प्रयुक्त इंडिपेंडेंस से स्वाधीनता दिवस शब्द था, उसको मीमांसा ने अर्थ बताते हुए कहा था कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनअधीनता, मतलब किसी चीज़ का अभाव। तो हम भारतीयों का यह बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग किसी भी सहज भाव में स्वाधीनता का नाम उसको दे देते हैं, और यह हमारी विशेषता है कि हम अन को स्व में बदल डालते हैं। जबकि स्वाधीनता के लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है अर्थात जो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अनअधीनता, उसको हम लोगों ने स्वाधीनता बना दिया। और अगर स्वाधीनता का अंग्रेजी में देखा जाए तो स्वाधीनता को अंग्रेजी में सेल्फ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, इसलिए अंग्रेजी में हम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। इसी अर्थ के बारे में मीमांसा लेखक ने बताया है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। एक यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मनुष्य होते हैं वह किसका आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो इस प्रसंग के द्वारा लेखक हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम भारतीय सब को अपनाए हुए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, तभी तो इंडिपेंडेंस अनधीनता को स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्रता आदि नाम रख लिया है। तो ये अनधीनता को स्वाधीनता नाम कैसे रखा गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। तो यह हमारी परंपरा है। यदि यह बात है तो पुरानी भी अच्छी नहीं होती और सब नई खराब नहीं होता। हमें अपने पुराने के मुख को वांछनीय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। जो बंदरियां होती है वह जब उसका बच्चा मर जाता है तो वह मरे हुए बच्चे को भी अपने गोद में दबाए हुए रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बंदरियां होती है वह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि पुराने और नए दोनों को परख कर जो हितकर लगे उसे
चुन लेना ही मनुष्य की मनुष्यता है। मतलब पुराना और नया में जो अच्छी तरह से चुन लेता है कि हमारे लिए क्या हितकर है, उसे चुन लेना ही मनुष्यता है। तो लेखक ने इस प्रसंग के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय सब को अपनाए हुए और उसे छोड़ना कभी नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंस अधीनता को स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आदि नाम रख लिए हैं। यह हमारी परंपरा है कि हम लोग किसी भी पुराने को अच्छी नहीं होती और सब नए खराब भी नहीं होते। यदि हम पुराने के मुँह को वांछनीय नहीं मानना चाहिए तो उसी प्रकार बताया गया मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय इससे यह है कि हमें पुराने और नए दोनों को परख कर जो हितकर लगे उसे ही अपना लेना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य की मनुष्यता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो जो स्वाधीनता शब्द है, जिसको इंडिपेंडेंस के द्वारा अनअधीनता कहा गया था, लेकिन हम भारतीयों ने उसे स्व अधीनता के नाम दे दिया था। तो स्वाधीनता शब्द की जो सार्थकता है वह उसके सार्थकता के बारे में लेखक क्या बताता है? तो लेखक ने स्वाधीनता शब्द की सार्थकता बताते हुए कहा है, अधीनता इंडिपेंडेंस को भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में सोच लिया है। यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, इसलिए हम सब के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब का मतलब था अपना। तो ये जो भारतीय होते हैं एकता का रूप इससे स्वाधीनता शब्द के जरिए दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं। तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता में लेखक बताते हुए कहते हैं कि इतना आपको लिखना है। इससे लिखने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन को इसमें लिखा गया। पहले लेखक ने स्वाधीनता शब्द की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि जो अधीनता इंडिपेंडेंस है उसको भारत के लोग स्वाधीनता का रूप सोच लिया है और यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है, इसलिए हम सब के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? मतलब इस पूरे पाठ में एक बूढ़े के बारे में हमने आपको बताया था, तो उन्होंने इस पाठ में किस बूढ़े का जिक्र किया है और उन्होंने क्या ऐसे कथन कहे थे बूढ़ा ने कि उसकी सार्थकता करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो अगर हम एक बार फिर से कहेंगे, अगर आपने इस पाठ की व्याख्या को वीडियो को नहीं देखा तो आप इस पाठ की व्याख्या को वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप सभी क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और आप आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो जो निबंध है उस निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है और लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? निबंध में लेखक ने किसी बूढ़े नेता का जिक्र किया है। संभवतः महात्मा गांधी का लक्ष्य करके जिक्र किया गया होगा। मतलब सबसे पहले आपको एक चीज़ पता चल गया कि जो यह निबंध था यह एक ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस निबंध में उन्होंने एक बूढ़े नेता का जिक्र किया है और वह बूढ़ा नेता और कोई नहीं महात्मा गांधी था। जब एक और बड़े नेता कह रहे थे वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों को ताकत बढ़ाओ, दूसरी ओर वह नेता कह रहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सही आराम की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो। प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की वृत्ति है, सबका बंधन मनुष्य का स्वभाव है। वस्तुतः बूढ़े का कथन ही सार्थक है, क्योंकि सब बंधन को मुक्त होने का तात्पर्य है मनुष्य अपने स्वभाव से मुक्त होना। हमारी जो वर्तमान में धारणा है कि बाह्य उपकरणों के द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है, यह धारणा गलत है। हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए यदि प्रयत्नशील रहें तो हमारी सफलता भी स्वाभाविक होगी। तो इस पाठ में जो लेखक ने बूढ़े का जिक्र किया वह बूढ़ा सबसे पहले एक नेता था और वह नेता महात्मा गांधी था। तो जो पुराने समय के लोग थे वे कहते थे कि मशीन बैठाओ, वस्तुओं की कमी है, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, और जो बाह्य उपकरण है मतलब जो अंग्रेज के उपकरण उन उपकरणों को अपनाएं। लेकिन जो ये थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर की ओर नहीं अपने भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सही आराम की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो। प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि हमारे भीतर है। तो इन सभी बातों से वे कहना चाहते हैं, इन सभी बातों से वे हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हम लोगों को सब बंधन के मुक्त होने का तात्पर्य मतलब हम लोगों को अपना भीतर की देखना चाहिए। मनुष्य को अपने स्वभाव से मुक्त होना। हमारी जो वर्तमान में धारणा है कि बाह्य उपकरणों के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है, हम लोग अभी सोचते हैं कि बिना किसी मशीन के द्वारा हम लोग स्वतंत्रता नहीं, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह धारणा मतलब यह सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम अपने आप सब में परिवर्तन के लिए यदि प्रयत्नशील रहेंगे तो जो हमारी सफलता होगी वह भी जरूर स्वाभाविक होगी। तो इस पाठ में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया और वह बूढ़ा क्या कहना चाहता था, आप इस क्वेश्चन के जरिए जरूर समझ गए होंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों की इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मनुष्य के पुराने ज़माने में अर्थात प्राचीन मनुष्य के पूंछ हुआ करते थे, लेकिन वह समय के साथ साथ झड़ गया। तो उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि पूंछ के साथ साथ नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, क्योंकि नाखून का भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। तो इस बारे में प्राणी शास्त्री जो थे, उन प्राणी शास्त्रियों के अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। तो प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य की पूंछ की तरह इसके नाखून भी एक दिन जरूर झड़ जाएंगे। इस अनुमान से लेखक के मन में आशा जगती है कि समय पाकर मनुष्य की पूंछ झड़ गए, मतलब ये सोचते हैं कि अगर मनुष्य की पूंछ झड़ गए तो मानव के गुण आने लगे, पार्श्व विकार दूर हो गए। ठीक उसी प्रकार पशुता के प्रतीक या बढ़ने वाला नाखून भी जब झड़ जाएगा तो मानव में शेष पाशु वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी, मनुष्य मानवीय वृत्ति का संचार होने ही लगेगा। लेखक बताना चाहते हैं कि अगर हम लोगों के जो पूंछ थे वे झड़ गए थे, उसी प्रकार अगर हम लोगों का नाखून झड़ गया तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। और अगर हमारे नाखून झड़ गए, हमारे पार्श्विक विकार ही दूर हो गए, तो हमारा जो नाखून झड़ जाएंगे तो मनुष्य में जो शेष पार्श्विक वृत्ति है, मतलब हमारे में शरीर में जो पार्श्विक वृत्ति है, जो पशुता का प्रतीक है, वह सिर्फ और सिर्फ नाखून, अगर यह भी झड़ जाएगा तो हमारे शरीर से पशुता समाप्त हो जाएगी और सिर्फ मनुष्यता बच जाएगी, और पशुता समाप्त हो जाएगी और मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ मानवीय वृत्ति का ही संचार होने लगेगा, अर्थात मनुष्यता का ही संचार होने लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता और चरितार्थता शब्द में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। मतलब ये जो शब्द हैं सफलता और चरितार्थता, तो लेखक जो हैं वे इन दोनों शब्दों में किस प्रकार भिन्नता बताते हैं, अर्थात ये दोनों शब्द में क्या डिफरेंस है, वे किस प्रकार बताते हैं, किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। तो मनुष्य की सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ भिन्नता प्रतिपादित को करते हुए, सफलता मारक अस्त्र शस्त्रों के संचयन से उपकरणों की बहुलता से सफलता प्राप्त किया जाता है, जो कि आडंबर मात्र है, परंतु मनुष्य को चरितार्थता प्रेम में, मैत्री में, त्याग में और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। मनुष्य जो नाखूनों का बढ़ना है वह मनुष्य की सहज वृत्ति का परिणाम है, जो जीवन में सफलता की ओर ले जाना चाहती है, और इसको काट देना स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो आप अच्छे से पढ़ गए सफलता और चरितार्थता शब्द में क्या भिन्नता है, तो आप समझ गए सफलता प्राप्त करना एक आडंबर मात्र है, क्योंकि हम लोग सफलता को किसी अस्त्र शस्त्र के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो चरितार्थता है वह सिर्फ और सिर्फ प्रेम में, मैत्रेय में, त्याग में और सबके मंगल के लिए सोचना ही हमारी चरितार्थता है। तो चरितार्थता और सफलता में अंतर यह है कि चरितार्थता एक मनुष्यता का प्रतीक है और जो सफलता यह एक पशुता का प्रतीक को भी दिखाता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग मारक अस्त्र शस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, किसी को मार कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उपकरणों की बहुलता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आडंबर मात्र ही है। इसलिए नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो जीवन में सफलता ले आना चाहती है, लेकिन उसको काट देना स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो मनुष्य को चरितार्थता की ओर ले जाती है, अर्थात मनुष्यता की ओर ले जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। व्याख्या करें रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% हर बार पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। और व्याख्या करें वाला क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, तो हम आपको इसको बारे में अच्छे से बता देते हैं। आप माइंड कंसंट्रेट करके व्याख्या करें क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो आपके एग्जाम में एक लाइन आएगा, जैसे कि ब्लू कलर में एक लाइन लिखा हुआ है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की बातें फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में एक पंक्ति लिखा हुआ रहेगा और आपको पता उस पंक्ति को पढ़कर ये पता लगा होना होगा यह पंक्ति हमारे हिंदी को, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में 2 बुक होता है, गोधूली और वर्णिका। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो पंक्ति है यह हमारी किस बुक से है और उस बुक में किस पाठ से है और उस पाठ के लेखक कौन है, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बता पाइएगा। तो व्याख्या के आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसको कैसे बनाना है हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक पंक्ति लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यह एक पंक्ति है, तो आपको सबसे पहले यह पता कर लेना है कि वह किस बुक का, किस पाठ का और किस लेखक के द्वारा लिखा हुआ पंक्ति है। तो सबसे पहले आपको उसी बात को लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति अर्थात यह दी गई पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इस पंक्ति के में नाखून के बारे में कहा गया, नाखून बढ़ते हैं हम उसे काटते हैं। तो आप इतना अगर लिख दीजिएगा
इससे ही आपका 3 नंबर हो जाता है। तो यह 5 नंबर का पूछा जाता है और इसमें 3 या 4 चीज़ आपको 101% अच्छे से पता लगाना है, और वो तभी आप पता लगा सकते हैं जब आप सभी पाठों को पढ़े हुए रहिएगा। तो हमने हिंदी गोधूली गजकर संपूर्ण व्याख्या 2022 की 2023 के प्लेलिस्ट में सभी पाठ की व्याख्या के वीडियो को पढ़ा रखा है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे जिन पाठों को नहीं पढ़ा रखा है। तो अगर आप उस पीडीएफ को, उस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप सभी पाठ के पंक्ति व्याख्या करें क्वेश्चंस को नहीं छोड़ पाइएगा। तो सबसे पहले आपको उस पंक्ति के द्वारा यह लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह जो पाठ है उस पाठ का नाम क्या है और वह पाठ किस प्रकार की विधा है, मतलब वह कहानी है, निबंध है, क्या है। तो जैसा कि हमने बताया नाखून क्यों बढ़ते एक निबंध है, तो यह शीर्षक निबंध से लिया गया है। और यह जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, मतलब इस निबंध की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। इस पंक्ति में नाखून के बारे में कहा गया है कि नाखून बढ़ते हैं और हम उसे काट देते हैं। हमारे दंड को सहज भाव से चुपचाप सह लेता है, लेकिन पुनः तीसरे दिन ही निर्लज अपराधी की तरह फिर से सेंध पर हाजिर हो जाता है। अर्थात पुनः पुनः दंड को स्वीकार कर लेना उनका सहज भाव है। तो इस पंक्ति में सिर्फ छोटी सी बात बताई गई है, लेकिन पंक्ति आपको बताना इसमें मेन नहीं होता है। व्याख्या करे में यह पहचानना होता है कि यह पंक्ति किस बुक का, किस पाठ का, किस लेखक के द्वारा लिया गया है। तो इस पंक्ति को पढ़कर आपको सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की बातें छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 के नाखून के बढ़ते शीर्षक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इस पंक्ति के बारे में नाखून के बारे में कहा गया कि नाखून बढ़ते हैं, हम उसे काटते हैं और हमारे दंड को सहज भाव से वह चुपचाप सह भी लेता है, लेकिन पुनः तीसरे दिन ही निर्लज अपराधी की तरह फिर से सेंध पर हाजिर हो जाता है। अर्थात पुनः पुनः दंड को स्वीकार कर लेना है उसका सहज भाव है। तो कैसे व्याख्या किया जाता है, आप व्याख्या कैसे करें इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्जाम में व्याख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 5 नंबर का। इसलिए व्याख्या से सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छे से हमारे वीडियो के द्वारा जरूर समझ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट व्याख्या है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। तो जैसा कि इससे पहले वाले पंक्ति में हमने आपको बता दिया, उसी प्रकार आपको सभी पंक्ति को बनाना है। तो इस पंक्ति में भी आपको वही बात लिखना है, जैसे कि आप पाठ पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस पंक्ति के द्वारा तो आपको पता चल रहा है कि इसमें सभी के सभी पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया। लेकिन अगर आप सभी पाठ को पढ़े हुए रहिएगा तभी आप पता लगा पाइएगा कि यह पंक्ति किस पाठ का है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वे इस पंक्ति के द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मनुष्य की भयंकर पार्श्विक वृत्ति ही जीवंत प्रतीक व नाखून है। जो मनुष्य का भयंकर पार्श्विक वृत्ति है उसका जो जीवंत है वह सिर्फ और सिर्फ नाखून है। लेखक जब कभी भी नाखून की ओर देखता है तो कभी कभी निराशा आ जाती है, क्योंकि यह नाखून पार्श्विक वृत्ति को बढ़ावा देने वाला है, और क्या हम पुनः नख अवलंबी तो नहीं बन जाएंगे, यह सोचकर लेखक निराश हो जाते हैं। तो लेखक निराश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो नाखून है वे हमारी पशुता का प्रतीक है और उसे काटना हमारी मनुष्यता का प्रतीक है, लेकिन ये जो नाखून है पार्श्विक वृत्ति को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए लेखक सोचते हैं कि क्या हम पुनः नख अवलंबी तो नहीं बन जाएंगे, अर्थात हम लोगों में फिर से पार्श्विक वृत्ति तो नहीं आ जाएगी। यही बात सोचकर लेखक निराश हो जाते हैं। कम भक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निबंध की समाप्ति काल में लेखक इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि नाखून का बढ़ाना मानव शरीर के अवशेष स्वरूप सहजात वृत्ति है, जो बढ़ता है उसे काट दिया जाता है, पुनः वह बढ़ जाता है, मनुष्यता फिर उसे काटता है। नाखून का बढ़ना और काटना होते ही रहेगा, बढ़े वह कितना बढ़ेगा, वह जितना बढ़ेगा मनुष्य उसे उतना काटता रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुनः पार्श्विक वृत्ति को अपनाना नहीं चाहता है। तो यह जो पंक्ति है, कम भक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ना नहीं देगा, इस पंक्ति के द्वारा लेखक सिर्फ हम लोगों को इतना ही बताना चाहते हैं कि जो नाखून है वह पशुता का प्रतीक है, और हम लोगों में पशुता बार बार आती रहेगी, बार बार हमारे नाखून बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम लोग उसे बार बार काटते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वे पुनः पार्श्विक वृत्ति को अपनाना नहीं चाहता है। मनुष्य मनुष्यता वृत्ति में रहना चाहता है, वह फिर से पशुता को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग उसे बार बार काटते रहेंगे। तो इस पंक्ति में आप समझ गए कि कम भक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। जो लेखक की दृष्टि है उस दृष्टि से हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, उस बात के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है कि भारतीय चित्र जो अंधहीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही तो फल है। वह संस्कार सब के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता,
अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भारी विशेषता तो यही है, जो हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा दिया है कि जो भारत का आज़ादी के बाद अंग्रेजी का शब्द था इंडिपेंडेंस, उसका जो हिंदी अर्थ होता है वह अनअधीनता होता है। लेकिन अनअधीनता को ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचना ही हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही तो फल है। वह संस्कार सब के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता, इसलिए अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और हम लोग सब में अपना लगा देते हैं, स्वराज्य, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का सारांश देखें। तो इस क्वेश्चन को हमने इसका आंसर इसलिए नहीं दिया इसमें, क्योंकि हमने आपको बताया कि सारांश किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और किसी भी पाठ का पूछा जा सकता है कि विष के दांत का सारांश प्रस्तुत करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो आपको उसमें लिखना क्या है, आपने उस पूरे पाठ में जो पढ़ा है उस पूरे पाठ की स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, अर्थात एक पेज में उसके शॉर्ट स्टोरी को लिखना है। और अगर आप उसके शॉर्ट स्टोरी को लिख दीजिएगा तो वही आपका सारांश होता है। तो पाठ का सारांश इसलिए हमने इसमें लिख दिया, पाठ का सारांश देखें मतलब आप पाठ का व्याख्या देखें। अगर आपने इस पाठ की व्याख्या के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हिंदी गोधली गद्य संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इस पाठ के व्याख्या के वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा पाठ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और वही सारांश में लिखा जाता है। तो आप पाठ को जब पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में एक स्टोरी जैसा सेट हो जाएगा और उसी स्टोरी को आपको सिर्फ शॉर्ट लैंग्वेज में, मतलब छोटी सी भाषा में लिखना है और उसी स्टोरी के बारे में, अर्थात उस पाठ के बारे में सभी बातों को शॉर्टकट में बताना ही सारांश कहलाता है। तो किसी भी पाठ का अगर सारांश एग्जाम में पूछ दिया जाए तो 5 नंबर का पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिस पाठ का पूछा जाए उस पाठ के बारे में आप जो जो जानते हैं उन सभी बातों को लिख देना है, वही पाठ का सारांश होता है। और अगर आप सारांश को अच्छे से समझना चाहते हैं तो विष के दांत पाठ का सारांश प्रस्तुत करें, मतलब विष के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में हमने उस पाठ के सारांश को बताया और उस पाठ का जो सारांश था वह बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए हम लोग समय को बचाने के लिए पाठ के सारांश को नहीं बता दें, सिर्फ इसको लिखने का हमने आपको तरीका बता दिया है। तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपके एग्जाम में 2 टाइप के बुक में 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ के आसपास और एक होता है पाठ के साथ। तो पाठ के साथ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन हमने आपको 15 तक पढ़ाई है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो इन क्वेश्चन को भी आप स्पीडली पढ़ लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने शिक्षक से देवराज इंद्र और दधीची मुनि की कथा मालूम करें। मतलब जो देवराज इंद्र थे और दधीची मुनि क्या थे, इन सभी कथा के बारे में अपने टीचर से पूछे, यह पूछा जा रहा है। तो आपके टीचर तो हम ही हैं, तो हम ही आपको बताएंगे। तो देव दानव का युद्ध आरंभ हुआ। देव जो लोग थे वे हारने लगे थे। देवताओं के पास कोई ठोस हथियार नहीं थे। दानवों को हराने के लिए उन्हें ऐसा कोई हथियार चाहिए था जो अत्यधिक ठोस हो। सुनी दधीची एक महान तपस्वी थे, मतलब उन्होंने सुना था कि जो दधीची थे वे एक महान तपस्वी थे। दीर्घकालीन तप के प्रभाव से उनकी हड्डी मजबूत हो गई थी। देवताओं ने विचार कर देवराज इंद्र को मुनि दधीची के पास अस्थि दान मांगने के लिए भेजा। मुनि ने अस्थि का दान दिया। उन्हीं की हड्डी से देवराज इंद्र का सबसे ठोस हथियार वज्र बना, जो उसके प्रभाव से देवता लोग विजय हुए थे। मतलब पुराने समय में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ करता था और जो देवता थे वे हार जाते थे क्योंकि उनके पास कोई अत्यधिक ठोस हथियार नहीं था। तो उन्होंने एक नाम सुना था दधीची। वे एक महान तपस्वी थे और वे दीर्घकालीन तप कर रहे थे, बहुत समय से वे तप कर रहे थे और उनके तप के प्रभाव से उनकी जो हड्डी थी वह मजबूत हो गई थी। तो देवताओं ने विचार कर देवराज अर्थात देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है और इंद्र ने जाकर मुनि दधीची के पास अस्थि मांगा और उन्होंने अपना अस्थि उसको दे दिया और उन्हीं की हड्डी से देवराज ने इंद्र का सबसे ठोस हथियार वज्र बना और वज्र के प्रभाव से ही देवता लोग विजय हुए थे, मतलब उन्होंने राक्षसों को हरा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कालिदास के जिस कथन का हवाला दिया है यह मूल रूप संस्कृत के शिक्षक से मालूम कर याद कर लें और उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र टिप्पणी लिखकर कक्षा में उसका पाठ करें। मतलब उसके बारे में कुछ बातें लिखकर कक्षा में सभी बच्चों को बताएं। तो अगर आप जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल में इन सभी क्रियाकलापों को कर सकते हैं। तो लेखक ने कालिदास के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया कि पुरानी या नई का विचार त्याग कर मनुष्य अच्छी बुरी बातों का परख कर हित के योग्य को स्वीकारना ही अच्छे मानव का लक्षण है। वस्तुतः मनुष्य की यह हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी पुरानी संस्कृति है। चाहे हमारी यह परंपरा हमारे लिए अहितकर ही हो, यदि हम अच्छा मान लेते हैं तो हमारी भूल है। हमें अंधविश्वास से दूर हटकर विवेकपूर्ण विचार करना होगा। ये इस प्रकार नवीनता के मुंह को पढ़कर अहितकर को हितकर समझ लेना ही नवीनता के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और परित्याग करना हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। तो कालिदास ने एक कथन कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इस पंक्ति के द्वारा वह सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों को पुराना नहीं ये देखना चाहिए, हम लोगों को अंधविश्वास से नहीं
विवेकपूर्ण रूप से सोचना चाहिए था कि हमारे लिए क्या हितकर है, हम लोगों के लिए क्या उपयोगी है, और उसी चीज़ को अपनाना चाहिए। समय समय पर भारत में बाहर से आने वाली जातियों के नाम और समय से उनके इतिहास के मालूम करो। तो जो समय समय के साथ हमारे देश में बाहर से अन्य जातियाँ आई, उन जातियों के नाम को इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं, समय समय पर भारत में बाहर से अनेक जातियों का आक्रमण और आगमन होता है। आक्रमण का मतलब उन्होंने युद्ध में आकर बहुत से लोगों के साथ युद्ध किया है। तो कौन कौन से जाति थे जिन्होंने आक्रमण किया था और आगमन किया था, उसके कुछ प्रमुख भी हैं। आर्य, हून, यहूदी, फ्रांसीसी, मुसलमान, ईरानी, अंग्रेज इत्यादि। ये सभी के सभी विदेशी जातियां थी, मतलब हमारे भारत की जातियां नहीं थी, ये बाहर से आई थी और ये आक्रमण के माध्यम से तथा आगमन के माध्यम से हमारे पास आई थी। तो इस पार्ट में नाखून क्यों बढ़ते हैं था, फोर्थ पार्ट का हमने पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है, पार्ट के साथ वाला और पार्ट के आसपास वाला भी। बुक का सेम क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं, बुक के सेम क्वेश्चन के आंसर को टाइप करके पढ़ाया जाता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ पोस्ट किया जाता है। और अगर आप इसके पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, तो आप एग्जाम में इसके किसी भी क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को, अपनी बात को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ID पर किसी भी प्रकार के कोई मैसेज करके किसी भी बात को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में।